Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में, जो कि है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, हमारे वातावरण को सेव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके बारे में जानते हैं। ओजोन बनती कैसे है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप। जो सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं वो जब ऑक्सीजन के परमाणुओं से टकराती हैं तो उनके वो छोटे छोटे अणुओं में बढ़कर एक ऐसा एक ऐसी परत तैयार करती है पृथ्वी के चारों ओर, जिसकी जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। पराबैंगनी किरणें इतनी हानिकारक होती हैं कि उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बहुत ही खतरनाक होती है और इसी से सेव करने के लिए ओजोन परत का निर्माण हुआ है। और ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके 20 से 40 किलोमीटर के बीच में, मतलब कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर को सुरक्षित बनाने के लिए साइन किया गया। आपको ये बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब साइन किया गया था। और इस साल की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड ओजोन डे की, वो क्या रखी गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की स्पेशल कोटेशन के साथ में। अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी कम मत कीजिए, बल्कि अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी पढ़ाई है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मेरी पढ़ाई से ही रिलेटेड होते हैं। तो जो हमारी पढ़ाई होती है वो हम करते हैं, हमारा जो टाइम टेबल है वो फिक्स किया हमने पढ़ाई की। उसके बाद में हमने देखा कि हमारा जो टारगेट रखा था हमने वो अचीव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उस पढ़ाई को कम कर देंगे कि चलो इतना नहीं हो रहा है तो कम कर लेते हैं इससे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि जितना टाइम आपने यूज़ किया है उसके अंदर से कितना टाइम यूटिलाइज़ किया है और कितना वेस्ट किया है। उसमें से जो वेस्ट टाइम है उसको निकालिए और अपने पढ़ाई है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, उसी के अंदर इस टाइम को लगाने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से आपके एफर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा होंगे और आपका जो टारगेट है वो और भी अचीव हो सकेगा और भी अच्छे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज की यही कोटेशन थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट का क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा था इनमें से कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि नीट जो एग्ज़ाम होता है हमारा, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हटाकर अलाउ किया है कि एडमिशन दिए जाएँ मेडिकल कोर्सेज के अंदर क्लास 12 के अंदर जो भी मार्क्स आए हैं उनके बेस पे, ताकि इंश्योर किया जा सके सोशल जस्टिस को। तो हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, झारखंड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये तमिलनाडु के अंदर है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो असेंबली है उसने इस बिल को पास किया है, जो कि नीट एग्ज़ाम है उसको ही हटाना चाहते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर से और 12th बेस पे एडमिशन चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस बिल को। और रिकमेंडेशंस किसकी थी? जो हाई लेवल कमेटी इन्होंने बनाई थी, रिटायर्ड जज ए.के. रंजन, उनके द्वारा इसे रेकमेंड किया गया था। और इन्होंने जब जुलाई में अपनी रिपोर्ट है उसको सबमिट किया, उसके बाद में इन्होंने ये इनिशिएटिव अब जाके उठाया है, ये स्टेप है वो अब जाके उठाया है। परमानेंट एग्जामिनेशन बिल जो नीट एग्जाम्पल के लिए है, नीट को एग्जाम्प्ट करने के लिए मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए तमिलनाडु के अंदर कोशिश की जा रही है कि नीट एग्जामिनेशन को यहाँ से हटाया जा सके। अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्सेज है, इंडियन मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फिर होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर, इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि एडमिशन है उनको नॉर्मल मेथड है, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है उसके थ्रू किया जाए। जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल है अपोज करता है नीट को, बिकॉज ये अंडरमाइन करता है डाइवर्स सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन को एमबीबीएस के अंदर और हायर मेडिकल स्टडीज़ के अंदर। इसके अंदर माना जाता है कि ये फेवर कर रहा है अफोर्डेबल और एफ्लुएंट सेक्शन को, ना कि जो उस सेक्शन को जो कि दबा हुआ है और उनके जो ड्रीम्स हैं उनको हटाए जा रहे हैं यहाँ से। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तुम्हारी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, मुंबई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे होगा यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं। इसका एम रखा गया था कि जो लैंग्वेज बैरियर है स्टूडेंट्स के अंदर जो कि वो फेस करते हैं जब वो हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने इस प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। इसके अंदर ट्रांसलेशन की जाएगी बुक्स की और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। जो इंजीनियरिंग के लिए या फिर और भी किसी स्ट्रीम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो उन सभी के लिए इसे चेंज किया जाएगा। प्रोफेसर गणेश और उनकी टीम है, उन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन इकोसिस्टम को तैयार किया है। ट्रांसलेशन इंजीनियर जो टेक्स्ट बुक है वो और लर्निंग मटेरियल जितना भी, उसको जो टोटल टाइम लगता है उसके 1/6, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के अंदर ये ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आगे देखते हैं। गुज्जर बकरवाल्स, ये ट्राइब है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के साथ में एसोसिएटेड है? तुम्हारे ऑप्शन हैं
केरला, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत ही लंबे समय के डिले के बाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि वो इम्प्लीमेंट करेगी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। इसके अंदर इवेलुएट किया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को, जिसके अंदर जो सीजबल सेक्शन है, मतलब कि 14 लाख की जो पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, नोबडी कम्युनिटीज़ की, जिनके अंदर गुज्जर, बकरवाल्स और गाड़ी शिपीज़ भी शामिल हैं। ये यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है यहीं पे, जो मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि यहाँ पे कंसर्न्स है, केसेस है, वो बढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो कश्मीर वैली के पार्ट है और जम्मू के रीजन के अंदर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो टर्म कर रही है कि इलीगल इनकोचर्स हैं ये, और इनको यहाँ पे हटाया जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे इनके घरों को इलीगली हटाया जा रहा है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इनको इनकी जगह से हटाकर कहीं पे भेजा जा रहा है कि ये कहीं पे भी जाएं। जावेद राही, जो कि एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट है, इनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक हिस्टोरिक ओकेजन के ऊपर मूवमेंट उठाया है, एक स्टेप लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फॉर्म के बारे में बताना है। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फॉर्म है, ये समिट है, ये पहली बार होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा 2019 के अंदर। यंग इनोवेटर्स प्राइज है वो भी इसके अंदर लिया जाता है, उसका फोकस भी दिया जाता है ब्रिक्स YSF मतलब कि यंग साइंटिस्ट फॉर्म के अंदर। इसके अंदर अवार्ड है वो सपोर्ट किए जाते हैं DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2019 नहीं बल्कि 2016 आएगा। चलिए भी आगे देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने हाईलाइट किए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉपरेशंस, कोलेब्रेशंस और कनेक्शंस। इसके अंदर साइंस है वो मूव फॉरवर्ड कर रही है ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फॉर्म के अंदर। इसे पहली बार इंडिया के द्वारा 2016 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था, जबकि चाइना के द्वारा 2017 में, और साउथ अफ्रीका के द्वारा 2018 में, ब्राज़ील के द्वारा 2019 में, रशिया के द्वारा 2020 में। इस साल है उसके अंदर 13 से 16 सितंबर तक चलने वाला है, और इसको इंडिया ही होस्ट करने वाला है, जबकि अगले साल है वो चाइना होस्ट करेगा, मतलब कि 2022 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने हैंड ओवर किया है एक पैसेंजर वेरिएंट डोर्नियर को, मतलब कि एक एयरक्राफ्ट है जिसे इन शॉर्ट हम PWD बुलाते हैं, इसको लीज पर दिया है। तो कौन सी कंट्री को दिया है? मॉरिशस, मेडागास्कर, वियतनाम, थाईलैंड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये मॉरिशस को दिया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट को मैरीटाइम एयर स्क्वाड्रन ऑफ द नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस को दिया है ये, और ये एयरक्राफ्ट है ये प्रेजेंट किया जाएगा मॉरिशस की जो पुलिस फोर्स है उसको, एक ऑफिशियल सेरेमनी जो मंडे को होने वाली है उसके अंदर। MSN 459 इसे पहले ही लीज पर दिया गया हुआ है मॉरिशस पुलिस फोर्स को इंडियन नेवी के द्वारा, और है जो इस साल लोड बढ़ रहा है एयर ऑपरेशंस का, उसकी वजह से इन्हें लीज पर दिया है। अगले साल क्या होने वाला है? HAL, जो कि हमारा ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट है VD, उसको भी मॉरिशस को परचेज करने के लिए दिया जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ये न्यूज़ में देखने को मिला है। इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 4th टाइम है। आई डोंट थिंक आज आप किससे कोई भी गलती होनी चाहिए। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और कौन सा? वैसे तो पिक्चर में देख के आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये USA है। कैम्फर्ड, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, इसे लॉन्च किया गया है इंडिया US क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के द्वारा। जो लीडर्स समिट है जो क्लाइमेट के ऊपर हुई थी उसके अंदर इसका एम है ताकि एडवांस इंक्लूजन किया जा सके, रेजिलेंट किया जा सके इकोनॉमी को, और डेवलप किया जा सके अच्छे से। इस पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। ये जॉइंट क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है, जिसके इंडिया और US दोनों ही इसके अंदर डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड एक साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन उठा सकता है, इंक्लूसिव और रेजिलेंट इकोनॉमी बना सकता है, और इसके जो भी नेशनल सर्कमस्टांसेस है उनको भी ध्यान में रखा जा सकता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखकर उन्हें भी पूरा किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ताकि मोबिलाइज किया जा सके इन्वेस्टमेंट को, स्पीड किया जा सके जो क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट है उसको डेमोस्ट्रेट किया जा सके, और स्केल किया जा सके जो क्लीन एनर्जी की नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ज़रूरी है हमें डिकार्बनाइज करने के लिए हर सेक्टर को, जैसे कि इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है, बिल्डिंग है, इन सभी को कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स उठाने चाहिए, मैनेज करना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए। रिस्क की हम कैसे क्लाइमेट रिलेटेड जो इम्पैक्ट है उनको कम किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। इनेबल करना चाहिए ग्रीन कोलैबोरेशन को इंडिया के साथ में, और क्रिएट करना चाहिए टेम्पलेट्स ताकि बाकी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश को या फिर हम दोनों देशों की जो एफर्ट्स हैं उनको देखकर आगे बढ़ें और स्टेप उठाएं अपने देशों में। स्पीसीज इवननेस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक वेरिएशन है जीन के अंदर जो कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर पाई जाती है।
या फिर इसके अंदर जो अनुपात है उसको मेजर किया जाता है स्पीसीज़ के अंदर, जो एक साइट दी गई है दी गई जगह के ऊपर, या फिर पृथ्वी के ऊपर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, या फिर ये मेजर करती है नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। ये मेजर करती है प्रोपोर्शन को स्पीसीज़ को एक दी हुई साइट के ऊपर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 25% ये वाले पौधे हैं, 25% ये वाले पौधे हैं, 25% ये वाले पौधे हैं, 25% ये वाले पौधे हैं। तो ये कम्युनिटी 1 है, ये इसका इक्वल प्रोपोर्शन दिख रहा है। जबकि यहाँ पे पहले वाले 6% है, दूसरे वाले 12% है, तीसरे 70% है और बाकी सारे 12% हैं। तो इसके अंदर कोई इवननेस नहीं है, सारे अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर इवननेस है, तो ये क्या होगा? ये इवननेस कहलाएगा। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जहाँ पे मान लिया एक प्लेस है जहाँ पे 100 एलिफेंट्स हैं, 105 लायंस हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादा इवननेस दिख रही है। जबकि अगर हम देखें कि एक जगह पे 200 जो लायंस हैं उनको ले आए और 5 एलिफेंट ले आए, तो इन एनिमल्स के अंदर कहीं पे भी इक्वल प्रोपोर्शन दिख रहा है। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो सेम है, वहाँ पे भी 205 था टोटल, यहाँ पे भी 205 है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर लायंस की पॉपुलेशन वो बढ़ गई है, लेकिन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पे इवननेस नहीं दिख रही है। अब देख लेते हैं जो वेरिएशंस हैं जीन की, वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर होती हैं, तो उसे जेनेटिक वेरिएशन बुलाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होता है पृथ्वी के ऊपर, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वैराइटीज़ पाई जाती हैं, तो उसे बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। कम्युनिटी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको अगर मेजर करते हैं तो वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कहलाती है। ये फंक्शन है जो कि दोनों ही तरह से डिफरेंट स्पीसीज़ के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर कम्युनिटी जैसे कि स्पीसीज़ रिचनेस देखने को मिलती है, जबकि रिलेटिव जो अबाउंडेंसेज हैं जैसे कि स्पीसीज़ की इवननेस है वो दोनों देखने को मिलती हैं। अब आगे देखते हैं, कंसिडर द नाइन्थ स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में? रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के साथ में, आईटीसी के साथ में, सिस्को के साथ में, एनसीडीएक्स ई मार्केट्स के साथ में, या फिर निंजा कार्ट के साथ में। ये सभी ऑप्शंस हैं, तो इनमें से सही है या नहीं आप ये को ध्यान रखना है। इन्होंने एक एग्री टेक सॉल्यूशन को डेवलप किया है नेशनल फार्मर्स डेटाबेस को साथ में रखकर, और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है 5.5 करोड़ फार्मर्स की। एनसीडीएक्स के बारे में जानते हैं, नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ये एक इंडियन ऑनलाइन कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है जिसका बेस दिल्ली के अंदर है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे दिल्ली नहीं, यहाँ पे मुंबई आएगा। अब देख लेते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये साइन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके आगे देखते हैं, ये एफर्ट है किसका पार्ट है? जहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने कहा है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, क्योंकि काफ़ी बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंक्लूड है एक पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? एक मॉनिटर सॉइल कंडीशंस। इसके अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो सॉइल कंडीशंस हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, और भी काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस हैं जैसे कि स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। ये सभी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का पार्ट है। इन सभी को नेशनल फार्मर्स डेटाबेस के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, और इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि जो सेंट्रल है वो कह रहा है स्टेट्स को कि वो अपने जो अलग अलग स्टेट्स के डाटाबेस हैं उनको भी इंक्लूड करें इसके अंदर, ताकि जो पॉपुलेशन है फार्मर्स की उनको कवर किया जा सके 8 करोड़ तक। नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये मुंबई के अंदर बेस्ड है और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब आगे देखते हैं, कंसिडर करना है इसमें स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? ये बताना है हमें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, एनसीएम जिसे हम इन शॉर्ट बुलाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर बनाई गई है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसके अंदर? जो प्रोविजंस है नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अंदर। तो इनमें से कौन सा कोड इनकरेक्ट है बताना हमें, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 1993 के अंदर बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। माइनॉरिटीज़ कमीशन है, इसकी परिकल्पना की गई थी 1978 का जो रेजोल्यूशन था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसे सेट किया गया था, इसे बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1993 के अंदर।
इसका काम होता है कि ये मॉनिटर करें जो भी काम हो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल से माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं उनके हिसाब से इनका काम है कि माइनॉरिटीज़ के बारे में जो भी कामकाज है उसको सेट करें, देखें, संभालें, सेफ गार्ड करें उनके राइट्स को। और कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस जिसे हम पारसीज भी बुलाते हैं, और जैन्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनको सभी के स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में बताना है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनके बारे में बताना है। इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी इंडिया की, कहाँ पे? काबुल में। कब? जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी उसके अंदर 1916 के अंदर इन्होंने एक अपना जो खुद का घर है उसको दे दिया था ताकि फर्स्ट जो टेक्निकल स्कूल बनाया जा सके इंडिया के अंदर, जिसका नाम रखा गया था प्रेम महाविद्यालय। ये जो कब की बात है? 1909 की बात है। इनको 1932 के अंदर नॉमिनेट भी किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर सभी की सभी? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये सेकंड एंड जो फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 1915 आएगा, ना कि 16। इनके बारे में देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये फ्रीडम फाइटर भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे, राइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और इंटरनेशनलिस्ट भी थे। तो काफ़ी सारे रोल्स अदा किए हैं इन्होंने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये एक ऐसी फैमिली के अंदर पैदा हुए थे जो कि रूलिंग फैमिली थी उस टाइम पे, रूलिंग जाट फैमिली थी मुरसान स्टेट की। और ये कहाँ पे थी? हाथरस। ये 1886 की बात है। 1907 के अंदर ये वर्ल्ड टूर पे गए थे अपनी वाइफ के साथ में, जो कि एक सिख थी। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना जो खुद का रहने का घर था मथुरा को कन्वर्ट कर दिया एक टेक्निकल स्कूल, जिसका नाम रखा गया प्रेम महाविद्यालय। ये 1909 की बात है, जो कि कंट्री का पहला पॉलिटेक्निक बुलाया जाता है। बाकी सारे रीजंस हैं जैसे कि फैमिली हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सर सैयद एफर्ट्स को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इन्होंने भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। इनकी फैमिली है, उन्होंने लैंड दिया एएमयू को, उसका कुछ हिस्सा है वो डोनेशन के रूप में दिया गया, जबकि कुछ हिस्सा है वो लीज पर दिया गया। 1 दिसंबर 1915 को इन्होंने प्रोक्लेम किया कि ये पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी इंडिया की। कहाँ पे बनाई जाएगी? ये हिस्टोरिक जो बाग ए बाबर है काबुल के अंदर, वहाँ पे बनाया गया। इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट इंडिया का, और इनके दोस्त जो भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है प्रोविजनल गवर्नमेंट का। 1929 के अंदर महेंद्र प्रताप ने वर्ल्ड फेडरेशन बर्लिन के अंदर लॉन्च की थी। इन्हें नॉमिनेट किया गया था 1932 के लिए के जो नोबेल पीस प्राइज़ है उनके लिए, जो स्वीडिश डॉक्टर थे एन निल्सन उनके द्वारा, जो कि मेंबर थे परमानेंट इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसे इन शॉर्ट सास बुलाते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए सर्विस इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इसे कंसिडर किया जाता है एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह। ये अलाउ करता है हर यूज़र का कि वो सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकें, ना कि उसे इंस्टॉल करके ही अपने कंप्यूटर के अंदर। एक कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है उसको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट करके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनको देख लेते हैं। पहले कंपनीज़ की कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, जो उनका क्लाइंट होता था, जो उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करता था, उनको इंस्टॉल करना पड़ता था उनका सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए क्या चाहिए था, उनको सॉफ्टवेयर को जो अप फ्रंट करना होता था उसके लिए भी चाहिए था, हार्डवेयर के लिए भी चाहिए था, और उन सभी चीज़ों को एक साथ मैच करने के लिए कंपनीज़ को काफ़ी सारी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, और आईटी टीम्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, ताकि इंश्योर किया जा सके, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया जा सके सॉफ्टवेयर को, और कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस भी की जा सके उसकी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है उसे इटसेल्फ कंसिडर किया जाता है एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह। सास की 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक साथ है कंप्यूटिंग, फिर है दूसरी साइड है दूसरी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक सर्विस की तरह यूज़ की जाती है, और प्लेटफॉर्म वो भी एक सर्विस की तरह यूज़ किया जाता है। सास एप्लीकेशन को काफ़ी बार वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या फिर ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर या फिर होस्टेड सॉफ्टवेयर भी बुलाया जाता है। फिर आज का वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, ग्राउंड वेल रिपोर्ट, ये एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, या फिर ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स के द्वारा। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोड्यूस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।